हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एजुकेशन कमीशन और पॉलिसीज़ जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान थे। ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था उससे पहले जो भी कमीशन या पॉलिसी या स्कीम्स जो एजुकेशन रिलेटेड थे वो सब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पेज में पूरा सब जितना भी कमीशन पॉलिसीज़ या स्कीम्स है उसको मैंने मेंशन किया है इम्पोर्टेंट। तो मैंने अकॉर्डिंग मतलब कि ईयर के अकॉर्डिंग ईयर वाइज मैंने वो किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो 1813 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट। ये उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोला जाता है। तो उसका मतलब की डिटेल्स क्या है। ठीक है, उसका वो था फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। ये पहली बार जो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये मेन चार्टर एक्ट का ये मेन मोटिव नहीं था, उनका कुछ अलग ही मोटिव था, बट ये भी एक उनमें से ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1835 में 1835 में एक एक्ट आया था जो लॉर्ड मैकलर मिनट ऑन एजुकेशन। ठीक है, जो लॉर्ड मैकलर थे उन्होंने ये एक्ट एक्ट के बारे में बोला था, यही एक पॉलिसी। ठीक है, जो मतलब कि एम्फेसाइज करता था, उसका की डिटेल्स क्या था, एम्फेसाइज करता था इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज। इसका मेन मोटिव ये था कि इंग्लिश को मतलब जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को मेन मीडियम बनाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है 1854 का वुड्स डिस्पैच। तो ये और एक है जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। ये बहुत काफ़ी फेमस है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। called the Magna Carta of English Education in India, proposed modern education system, university in Bombay, Calcutta, Madras, promotion of vernacular at primary level। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्नाकुलर मतलब कि मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको मदर टंग में प्रमोट करना, उसका ये काम था। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। इसका मेन था कि जो एजुकेशन है उसको अपडेट करना या मॉडर्न एजुकेशन का प्रमोट करना, ये था मेन मोटिव। हाँ, फिर 1882 हंटर कमीशन, ये भी काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हंटर कमीशन ये नाम पड़ा गया एक इंसान के नाम से, इस इंसान का टाइटल से। ठीक है, हंटर, विलियम हंटर। इसका मेन मोटिव क्या था या की डिटेल्स जो इस कमीशन का, फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, रिकमेंडेड एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पॉइंट्स बोल सकते हैं कि इसका था जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसको और भी इम्प्रूव करना, इसका इम्प्रूवमेंट और भी होना चाहिए, इसका ये मेन मोटिव था। और जो भी वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब कि प्राइमरी लेवल का जो मदर टंग में हो रहा है उसको भी प्रमोट करना इस कमीशन का काम था, मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर नेक्स्ट आ रहा है 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। ये 1902 का कर्जन्स एजुकेशन पॉलिसी। ये एक पॉलिसी है जिसका की डिटेल्स बताती हूँ। एम टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग रेजिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इसका जो मेन एम था वो था कि यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन हो रहा है उसमें उसका इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर इंक्लूडिंग रेजिंग स्टैंडर्ड्स एंड
प्रमोटिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इसका भी सेम कुछ पहले के कमीशन जैसा ही था। इसका भी मेन मोटिव ये था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा जाए, ठीक है। फिर 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, इसका की डिटेल्स है कि रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनहेंस ऑटोनॉमी। इसका मेन था कि यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो वो चल रहा है, उसको मतलब वो करना था, रिफॉर्म करना था, उसको चेंज करना था। जैसे मतलब कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पहले चल रहा था उसको पूरी चेंज करना था, ठीक है। और जो ऑटोनॉमी था, मतलब कि पावर जो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ या कमीशन से, उसका मेन ऑटोनॉमी, मेन पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो उसका जो वो ये पावर का भी एनहेंस मतलब कि इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है 1917 का कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, या उसको और एक नाम है जिसको ऑल्सो नोन एज द सैडलर कमीशन। आप देख सकते हो यहाँ पे, और रुकिए, ये तो इसका की डिटेल्स है ये। मैं एक बार जूम कर देती हूँ ताकि अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो इसका मेन की डिटेल्स है कि रिकमेंडेड रिफॉर्म्स फॉर इम्प्रूविंग यूनिवर्सिटी करिकुलम एफिलिएशंस एंड टीचिंग स्टैंडर्ड्स। इसका भी ये था कि जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिफॉर्म करना, चेंजेस करना और इम्प्रूव करना, ठीक है। फिर टीचिंग स्टैंडर्ड्स में भी इम्प्रूवमेंट लाना है, इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव्स था। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 1919 का मोंटागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो रिफॉर्म का नाम है, ये एक मोंटागू नाम इंसान के, मोंटागू जो ब्रिटिशर्स थे उनके नाम से ये रिफॉर्म का नाम पड़ा है। तो इसका वो था पॉलिटिकल रिफॉर्म गिविंग प्रोविंसेस मोर कंट्रोल ओवर एजुकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रिटिशर्स का हाथ में सब पावर था, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी चेंजेस या रिफॉर्म या जो भी कुछ हो रहा था एजुकेशन में, वो पूरा मतलब कि ब्रिटिश के कंट्रोल में था। पर अभी वो क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि जो भी प्रोविंस का मतलब है स्टेट, अगर अभी का लैंग्वेज में समझाओ तो उसका मतलब है स्टेट। तो स्टेट को कंट्रोल मिल जाए एजुकेशन में, हर एक स्टेट में, क्योंकि हर एक स्टेट का जो भी सिचुएशन था वो अलग अलग था, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि मतलब कि हर एक स्टेट के जो भी मेन अथॉरिटी है उनके पास वो कंट्रोल आ जाए, तो एजुकेशन सिस्टम में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फिर 1929 में और एक कमेटी आया था जिसका नाम है हार्टॉग कमेटी। वो भी हार्टॉग के नाम से ही पड़ा था, ठीक है। जिसका की डिटेल है फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, रेजिंग स्कूल लिविंग एज एंड क्वालिटी एनहेंसमेंट्स। इसका भी फोकस था कि जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसको चेंज करना, ठीक है। और स्कूल लिविंग एज मतलब कि स्कूल जो पास आउट करके निकलने का जो एज है उसको बढ़ाना था। पहले मतलब कि कम था एज, तो उसको और भी इसका जो स्कूल लिविंग एज है उसका बढ़ाने की कोशिश करना, और क्वालिटी एनहेंसमेंट, पढ़ाई का जो भी पढ़ाई का जो सिलेबस या जो भी था उसको एनहेंस करना था और भी इम्प्रूव करना था। फिर 1935 में और एक आया, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट जो था इसका की डिटेल्स बता देती हूँ। प्रोवाइडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अलाउिंग प्रोविंसेस टू मैनेज एजुकेशन पॉलिसीज। तो जैसे कि मैंने हार्टॉग कमेटी में नहीं, मोंटागू क्लेम्सफोर्ड के रिफॉर्म में वो था कि प्रोविंसेस को पूरा कंट्रोल मिल जाए एजुकेशन के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ये क्या किया, ये जो आइडिया था इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। तो
ये प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड करता था, जो प्रोविंशियल ये क्या करता था, प्रोवाइड करता था जो प्रोविंशियल जो पावर है, स्टेट पावर जो है उसको पूरा दे दिया था, मतलब कि हैंड ओवर कर दिया था पूरा पावर। जो भी एजुकेशन के रिलेटेड जो भी मतलब कि डिसीजन लेना था वो खुद अकेले ले सकते थे विदाउट कंसल्टिंग विदाउट ब्रिटिशर्स, ठीक है। और अपने पॉलिसीज़ वो अपने आप मैनेज कर सकते थे। फिर 1937 में वर्धा स्कीम आया, जिसका और दो नाम है, नई तालीम। वो एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है बेसिक एजुकेशन। नई मतलब न्यू और तालीम मतलब बेसिक एजुकेशन। तो ये किसने प्रपोज किया था, इसका की डिटेल्स मैं बता देती हूँ। प्रपोज बाय गांधी, महात्मा गांधी emphasize education through craft and production work for self reliance। ये गांधी जी ने प्रमोट किया था, जिसका इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशन क्राफ्ट। आपने देखा होगा महात्मा गांधी हमेशा वो क्राफ्ट प्रमोट करते थे, तो इसमें भी उन्होंने एजुकेशन में क्राफ्ट और प्रोडक्शन वर्क थ्रू फॉर सेल्फ रिलायंस, ताकि वो खुद मतलब कि हम खुद अपने आप पर डिपेंड हो सकते, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। तो ये चीज़ उन्होंने एजुकेशन में प्रमोट करने की कोशिश की कि क्राफ्ट में ध्यान दें, ठीक है। फिर है 1944 का सर्जेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की डिटेल्स है कि रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिकमेंड करता है, रिकमेंड करता है कि जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए और फ्री होना चाहिए, ठीक है। एक एज स्पेसिफिक एज दिया गया है जिससे 6 to 11 ईयर्स। और ये जो रिपोर्ट है ये प्रमोट करता है मतलब कि एडल्ट जो एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करता है, और वो हेल्थ और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी रिफॉर्म करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ जो प्री इंडिपेंडेंस की है। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड नेक्स्ट मैं करूँगी पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज़। थैंक यू सो मच।